हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जो बुक हम पढ़ रहे हैं उस बुक का नाम है टू गुड टू बी ट्रू बाय प्राजक्ता कोहली और ये है उस बुक का एपिसोड नंबर 7। चलिए करते हैं स्टार्ट। 20 अप्रैल 2023। अवनी, ये सच नहीं हो सकता। अल्कोहल के उस ज़बरदस्त ओवरडोज के बाद मैं घर पर मिले इस सुकून भरे थर्सडे के लिए बेहद शुक्रगुजार थी। हमारे एग्ज़ाम्स सिर पर थे, इसलिए इस हफ्ते से कॉलेज की क्लासेस भी कम हो गई थी और हमसे उम्मीद की जा रही थी कि हम अपनी नाक अपनी टेक्स्ट बुक्स में ही घुसाए रखें। पिछले कुछ दिन काफ़ी बोरिंग और नॉर्मल से गुजरे थे। बस वही रोज़ का घर, बुक स्टोर, क्लास, घर वाला रूटीन, जिसमें बीच बीच में अमन के साथ फ्लर्टिंग वाले मैसेजेस का तड़का लग जाया करता था। दिन में कम से कम 3 बार मुझे गॉर्जियस कहने के अलावा वो मुझे डिटेल में समझाने की कोशिश भी किया करता था कि वो ऑफिस में आखिर करता क्या है। मुझे उसका सीईओ वाला पार्ट तो समझ आता था, पर जब बात उसके काम की फाइनेंशियल बारीकियों पर आती तो मेरा दिमाग कहीं और ही भटक जाया करता था। इसके बजाय मैं ये इमेजिन करने लगती थी कि वो अपनी डेस्क पर बैठा हुआ अपने कलीग्स के साथ ज़रूरी चीज़ों और कंपनी के फ्यूचर पर बात करते हुए कितना परफेक्ट लगता होगा, और मीटिंग्स के बीच बीच में अपनी जैकेट के बटन खोलता और बंद करता होगा। आज सुबह मादरे काका की बिल्ली का नाश्ता बनने से पहले ही मैंने अपने दूध के पैकेट को ठीक वक्त पर बचा लिया। मैंने मार्टिन को कॉल किया था और उसे बता दिया था कि आज मैं बुक स्टोर से छुट्टी ले रही हूँ। उसने थोड़ी देर के लिए इस बात पर रोना धोना मचाया, पर जब मैंने उसे बताया कि मुझे एग्ज़ाम्स की पढ़ाई के लिए कुछ एक्स्ट्रा वक्त चाहिए और थोड़ा अकेले भी रहना चाहती हूँ, तो वो चुप हो गया। मैंने रिया को भी मैसेज करके पूछा कि क्या वो आज मेरी जगह शिफ्ट संभाल सकती है। किस्मत से वो फ्री थी और मान भी गई। बचपन से ही मेरे लिए अकेले वक्त बिताना बहुत ज़रूरी रहा है, खासकर तब जब मुझे दुनिया की भाग दौड़ से दूर अपना दिमाग शांत करने के लिए थोड़ा सुस्ताने की ज़रूरत होती है। सुबह के 8 बज रहे थे और मैं अभी भी बिस्तर पर लेटे हुए अपने सोशल मीडिया फीड को स्क्रॉल कर रही थी। तभी मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ और स्क्रीन पर आजी का नाम चमक उठा। मैंने तुरंत कॉल उठाया। हाय आजी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बच्ची, कैसी हो तुम। आजी की आवाज़ सुनकर हमेशा मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। जब से मैं पुणे में उनके घर को छोड़कर मुंबई शिफ्ट हुई थी, मुझे हर दिन उनकी बहुत याद आया करती थी। जब मेरे पेरेंट्स अलग हुए थे तब आजी ने ही मुझे अपने पास रखा था, क्योंकि मैंने उन दोनों में से किसी के भी साथ रहने से साफ मना कर दिया था। ऐसा नहीं था कि मैं मम्मी या पापा के साथ नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने मुझे अपने साथ रखने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की थी, पर मैं कभी भी उनके उतने करीब महसूस खुद को नहीं कर पाई थी जितना मैं आजी के करीब खुद को किया करती थी। मैं ठीक हूँ, आज काम से छुट्टी ले ली है। आपकी कमर का दर्द कैसा है। इतनी ठीक तो है कि वापस अपने पेड़ पौधों की देखभाल कर सकूं। तुम्हें यह गार्डन देखना चाहिए अवनी, हर तरफ फूल खिले हैं। मुझे खुशी है कि तुम अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल रही हो। खैर, तुम्हारी क्लासेस कैसी चल रही हैं। क्लासेस भी अच्छी चल रही हैं। ये सेमेस्टर बस थोड़ा सा स्लो है और मुझे अपनी पढ़ाई थोड़ी कवर करनी है, और स्टोर पर काम भी अच्छा खासा चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुम इतनी कम उम्र में काम कर रही हो। मैं उनकी आवाज़ से समझ सकती थी कि वो मुस्कुरा रही थी। मैं 23 साल की हूँ आजी। आजकल तो लोग 17 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर देते हैं। वैसे भी मैं सिर्फ इसलिए काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे उस बुक स्टोर से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। अवनी मेरी बच्ची, ऐसा कभी मत सोचना। तुम जो काम करती हो उसे कभी खुद की नज़र में कम मत आंकना। तुम वहाँ इसलिए काम करती हो क्योंकि तुम्हें इंडिपेंडेंट होना पसंद है और तुम उस बड़े से डरावने शहर में रहते हुए अपना खर्च खुद उठाना चाहती हो। और हाँ, प्लीज़ मुझसे मेरी सहेलियों के सामने शेख ही बगाड़ने का हक मत छीनो। मेरी सारी सहेलियां इस बात का रोना रोती रहती हैं कि उनके पोते पोतियां विदेश यात्राओं के लिए उनके पैसे उड़ा रहे हैं, और मैं उन्हें वो सारे गिफ्ट्स दिखाती हूँ जो तुम मुझे भेजती हो। उस स्मूदी मेकर के लिए तो थैंक यू मेरी बच्ची। मुझे वो बहुत पसंद आया। मैं हर दिन उसका इस्तेमाल करती हूँ। मुझे थैंक यू मत कहो आजी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं अगले वीकेंड आपसे मिलने आऊँगी, या शायद उसके अगले वाले वीकेंड पर। तुम जब चाहो आ जाओ, बस आने से एक दिन पहले मुझे बता देना, ताकि मैं तुम्हारी पसंद की खाने पीने की सारी चीज़ें बाजार से ला सकूं। उन्होंने कहा। अच्छा सुनो, अब मैं फ़ोन रख रही हूँ। मुझे अपनी सहेलियों के साथ योगा क्लास के लिए जाना है। क्या तुम्हें पता है कि अब क्लासेस में छोटे छोटे पपीज़ भी होते हैं। वो बहुत क्यूट है। अच्छा चलो, लव यू मेरी बच्ची। हाँ हाँ हाँ, मुझे उनकी फ़ोटोज़ भेजना। लव यू आजी, बाय। मैंने फ़ोन रख दिया और मेरा दिल बिल्कुल सुकून और प्यार से भर गया था।
एक मोड़ पर तो अपने पेरेंट्स के साथ मेरे इस बिखरे हुए और अजीब रिश्ते को संभालना मुझ पर इतना हावी हो गया था कि इसका असर मेरी स्कूल की पढ़ाई और मेरे दोस्तों के साथ मेरे रिश्तों पर पड़ने लगा था। तब आज ही के प्यार से समझाने पर मुझे एहसास हुआ कि मुझे खुद को दोबारा संभालना होगा और अपनी खुशियों को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाना होगा। पिछले कुछ हफ्ते बहुत भाग-दौड़ भरे रहे थे। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई मुश्किल होती जा रही थी। मैं अपनी क्लासेस में थोड़ा पीछे चल रही थी। मैंने एक नए इंसान को अपनी ज़िंदगी में काफ़ी करीब आने दिया था और मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। आज सुबह जब मैं जागी तो बहुत थकी हुई थी और मैंने फैसला किया कि मुझे थोड़ी देर के लिए इस दुनिया से दूरी बना लेनी चाहिए। दिन काफ़ी चमकदार और साफ था और मुंबई की धूप भी आज उतनी बुरी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं एक झटके में रज़ाई से बाहर निकली, अपना बिस्तर ठीक किया, अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाया, ब्रश किया और एक कप चाय के लिए किचन की तरफ चल दी। मैंने चाय के कप और अपनी उस नई किताब को, जिसे मैं अभी पढ़ रही थी, एक ट्रे में रखा और पीछे पीछे फर्श वाला एक तकिया घसीटते हुए उसे बालकनी में ले आई। मैं अपने उस खूबसूरत गमले वाले ताड़ के पौधे के पास बैठ गई, जहाँ धूप बस इतनी ही आ रही थी कि मैं अपने पैरों पर उसकी गर्माहट का मज़ा ले सकूं, जबकि नीले और सफ़ेद रंग के खुलने वाले कैनवास के पर्दे ने मेरी बाकी के शरीर को धूप से बचा रखा था। क्या आपको पता है कि मुझे एक अच्छे रोमांस नॉवल में, और ख़ासकर एक बहुत शानदार ढंग से लिखे गए डार्क रोमांस में, जैसे कि जो अभी मेरे हाथ में है, क्या पसंद है? यही कि असली दुनिया में जो कुछ भी गलत और टॉक्सिक लगता है, वो किताबों की बनाई इमेजिनरी दुनिया में बिल्कुल सही और जायज़ लगने लगता है। जब ज़ाहिर सी बात है कि उस मेल प्रोटैगनिस्ट ने उस वेटर को जान से मार डाला, जिसने उसकी बनी बनाई हुई नकली गर्लफ्रेंड की वाइन ग्लास में डालते वक्त उसकी ब्लाउज के अंदर झांकने की हिम्मत की थी। बिल्कुल उसने उस वेटर की लाश को रेस्टोरेंट के ही ओवन में जला दिया, पर वो भी सिर्फ तब जब उसने अपनी हिफाजत और हक जताने की दीवानगी में उस वेटर की आंखें निकालकर अपने पास निशाने के तौर पर रख ली। और जाहिर है कि वो लड़की उसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगी, क्योंकि वो उसे लेकर इस कदर प्रोटेक्टिव और पॉसेसिव था। लड़की को छोड़ो, मुझे खुद इस बात से प्यार होने लगा था कि वो कितना प्रोटेक्टिव और पॉसेसिव हो रहा था। बस इसी ख्याल ने कि मैं इस किताब का कितना मज़ा ले रही हूँ, अचानक मेरे सामने असलियत लाकर खड़ी कर दी। मुझे एक अच्छा रोमांस नॉवल चाहे जितना भी पसंद हो, और कभी-कभी तो आम लोगों से थोड़ा ज़्यादा ही पसंद हो, पर ये सोचना डरावना था कि एक अच्छी तरह से लिखी गई किताब कैसे अपने आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर सकती है और आपको ऐसी चीज़ें महसूस करा सकती है जो असल में सच है ही नहीं। खैर, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि मैं उस किताब को वापस उठाकर उसे ख़त्म नहीं करने वाली। पूरे 1 घंटे बाद जो कुछ मैं पढ़ रही थी, उससे मेरा दिमाग पूरी तरह हिल चुका था और मैं एक और कप चाय के लिए लड़खड़ाते कदमों से किचन की तरफ गई। जब पानी उबल रहा था, तभी मुझे मेरे दरवाजे के बाहर से किसी बिल्ली के ज़ोर-ज़ोर से म्याऊं म्याऊं करने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे उस पर थोड़ा-सा तरस आ गया और मैंने मात्रे काका की उस हमेशा भूखी रहने वाली बिल्ली को एक कटोरी दूध देने का बड़ा दिल दिखाया, इस उम्मीद में कि वो इस हफ्ते कम से कम एक बार तो मेरे दरवाजे पर आने वाले दूध के पैकेट को बख्श देगी। मैं चाय का वो गर्मा गर्म कप लेकर बेडरूम में आई और बेड के बगल वाली टेबल से अपना फ़ोन उठाया। वहाँ रिया का एक मैसेज आया हुआ था, जिसमें उसने बताया था कि वो बुक स्टोर पर पहुँच चुकी है और साथ में किताबों की एक नई शिपमेंट की फ़ोटो भी भेजी थी, जो अभी अभी वहाँ आई थी। मैं पिछले 1 हफ्ते से किताबों के एक खास कर्टन को खोलने और उन्हें शेल्फ पर सजाने का इंतज़ार कर रही थी, इसलिए मैंने उसे मैसेजेस पर बाकायदा वादा लिया था कि वो इस वाले डब्बे को मेरे करने के लिए ही छोड़ देगी। इसके अलावा मेरे पास उस बेहद हॉट और गंभीर लगने वाले सेक्स बॉम्ब यानी कि अमन का भी एक मैसेज आया हुआ था, जिसके बारे में सोचना मैंने एक पल के लिए भी बंद नहीं किया था। अमन, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। मी, गुड मॉर्निंग। अमन, बुक स्टोर पहुंच गई? मी, आज छुट्टी ले ली है। अमन, सब ठीक तो है ना? तुम ठीक हो? मैं स्क्रीन को देखकर मुस्कुराई, अपने पंजों के बल गोल घूमी और बेड पर लेट गई। बाकी सब चीज़ें इंतज़ार कर सकती थी। मी, मैं ठीक हूँ, बस आज छुट्टी ले ली। पिछले कुछ हफ्ते काफ़ी लंबे और थकाऊ रहे हैं। मेरा मन था कि बस घर पर ही रहूँ, पढ़ूँ, खाऊँ और फिर थोड़ा और पढूँ। अमन, क्या पढ़ रही हो वैसे? मैं, ये एक माफिया रोमांस है जिसमें मैंने हीरो और अपनी पसंद की लड़की को किडनैप करते हुए देखा है और उसे खुद से शादी करने के लिए मजबूर करता है, नहीं तो वो उसके भाई को मार डालेगा और फिर बाद में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अमन, अच्छा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारी आगे की ज़िंदगी अच्छी गुजरे। बाय। मी, हा हा हा, चुप करो। इसे पढ़ने में मज़ा आ रहा है। इसे एक वजह से ही फिक्शन कहा जाता है, समझे? अमन, वाओ, काफ़ी डार्क है। मी, आज के तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? अमन,
कुछ खास नहीं। तुम्हें टेक्स्ट करते हुए अपने किचन में खड़ा कॉफ़ी पॉट के भरने का इंतज़ार कर रहा हूँ। शायद थोड़ा नाश्ता बनाऊंगा और घर पर ही रहूँगा। आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम ही कर लूँ। क्या उसने अभी अभी ये इशारा किया कि वो आज लगभग फ्री है? क्या मुझे मिलने के लिए कहना चाहिए? अगर वो मिलना चाहता तो वो खुद पूछ लेता। वो इस तरह इशारे नहीं करता फिरता। मैं उसे अपने घर बुला सकती हूँ। तुम ये नहीं चाहोगी कि ऐसा लगे जैसे तुम किसी और चीज़ का इशारा कर रही हो। मैं बस आज घर से बाहर नहीं निकलना चाहती और तुम इस बात को इतना मुश्किल क्यों बना रही हो? अमन। कहाँ चली गई? मैं यहीं हूँ। सॉरी। तो आज तुम्हारे पास करने को कुछ खास नहीं है फिर? अमन। नहीं, कुछ नहीं है। मैं बस घर पर रहना और कॉफ़ी पीना। अमन। मी। मज़े हैं। फन फन। मज़े हैं मज़े। धत तेरे की। नॉर्मल बातचीत करने की मेरी काबिलियत तो जैसे बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी थी। अमन। अवनी। मी। अमन। हाँ, मैं आज तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहूँगा। क्या तुम्हारा मन है? मैंने अपने फ़ोन को अपने माथे से छुआ और खुद ही हंस पड़ी। मुझे भला ऐसा क्यों लगा कि ये लड़का मेरे दिल की बात नहीं भाप पाएगा। जब से हम पहली बार मिले हैं वो हमेशा से मेरे दिल की बात ऐसे ही पढ़ लेता है। मी। मैं घर से बाहर नहीं निकलना चाहती। अमन। ठीक है, मैं सप्लाइज लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ फिर। मी। सप्लाइज आई मीन सामान? किस लिए? अमन। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रहा हूँ। मी। संभल कर रहना। तुम मेरे लिए बाकी के सारे लड़कों का चांस ख़त्म कर दोगे, क्योंकि तुम्हारी इस केयर के बाद मुझे कोई और पसंद नहीं आएगा। अमन। बेबी, वैसे भी कोई लड़का बचेगा ही नहीं जब मैं तुम्हारी तरफ सिर्फ देखने भर के लिए भी उन्हें एक एक करके जान से मार दूंगा। इमेजिन डार्क साइड। काल्पनिक दुनिया की दीवानगी में तुम्हारा स्वागत है। अमन। बस थोड़ी देर में मिलता हूँ। ये लड़का मुझे हैरान करने का कोई मौका क्यों नहीं छोड़ता। वो इस लाइन के साथ मजाक कर रहा था। बिल्कुल किसी क्लासिक डार्क रोमांस के हीरो की तरह डायलॉग मार रहा था, है ना? पक्का वो मजाक ही कर रहा होगा। वो वैसा लड़का तो बिल्कुल नहीं था जिसे डार्क रोमांस पसंद हो। खैर जो भी हो, सिर्फ उसके ये वर्ड कह देने पर से ही वो मेरे लिए लाखों गुना ज़्यादा हॉट हो गया था। मैंने उसके मैसेजेस को लाखों बार दोबारा पढ़ा और मन ही मन तय किया कि जब वो यहाँ आएगा तो मैं उसकी बातें ज़्यादा सुनूंगी और उसे बिना कपड़ों के इमेजिन करने की अपनी आदत पर थोड़ा सा कंट्रोल रखूंगी। मैं बिल्कुल चिल रहूंगी। 40 मिनट्स बाद जब मेरे दरवाजे की घंटी बजी तो मैंने खुद को सोफे से कूद कर भागने और दरवाज़ा खोलने से बड़ी मुश्किल से रोका। चलो अच्छा है अवनी, तुम्हारा ये शांत रहने का ड्रामा काफ़ी बढ़िया चल रहा है। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि खाने पीने के सामान से भरे कागज़ के थैलों के पीछे से एक डिम्पल वाला चेहरा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। ढीली ढीली सफ़ेद टी शर्ट, काले शॉर्ट्स, एकदम कूल से चपले, गीले बाल और आफ्टर शेव की भीनी भीनी खुशबू। तुम नहा कर आए हो? मैंने अपना मुंह आधा खोले हुए पूछा। तुम्हें भी हेलो। उसने प्यार से मेरे गाल पर एक किस किया, मेरे पास से गुजरते हुए घर के अंदर चला गया। वो सीधे कदम बढ़ाते हुए किचन में गया और थैलों को काउंटर पर रख दिया। मैंने दरवाज़ा लॉक किया और उसके पीछे पीछे गई। क्या मुझे नहाने की इजाज़त नहीं है? उसने थैलों से सामान बाहर निकालते और उसे काउंटर पर रखते हुए पूछा। मेरे लिए आज बिना काम और बिना क्लासेस वाला दिन है। मैं छुट्टी वाले दिनों में नहीं नहाती। जब तुम किसी गॉड की तरह महक रहे हो तो मुझे तुम्हारे सामने खड़े होने में खुद ही गंदा गंदा सा फील हो रहा है, मैंने कहा, शायद थोड़े चिढ़े हुए अंदाज में। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैंने आज सुबह वर्कआउट किया था बेबी, इसलिए मुझे नहाना पड़ा। और सुनो, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। सोकर उठने के बाद के ये बिखरे हुए बाल तुम्हारा मेरा सबसे पसंदीदा लुक बनता जा रहा है। अब इसे और अक्सर देखने का इंतज़ार नहीं हो रहा। मैं नहाने जा रही हूँ। मैंने अपनी आंखें मटकाई और किचन से निकलने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे अपनी तरफ खींचते हुए गोल घुमा दिया। मैं धीरे से उसकी लोहे जैसी सख्त छाती से टकराई और मेरे साथ उसके चेस्ट पर जा टिके। उसने मेरी कलाई छोड़ दी और अपने हाथ मेरी कमर पर रख दिए। मैंने तो अभी तक ब्रश भी नहीं किया है, मैंने घबराहट में सोचा, या फिर मैंने कर लिया था। वो मेरी तरफ झुका और हमेशा की तरह मेरी आंखें अपनी आप बंद हो गई। बस यही वो पल है, ये ऐसे ही होता है।
मैं उसके आफ्टर शेव की खुशबू महसूस कर सकती थी और उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन से टकरा रही थी। मैंने अपनी गर्दन को थोड़ा सा पीछे झुकाया ताकि मेरे होंठ उसके होंठों के सामने आ सके और मैंने एक गहरी सांस ली। मेरे सीने से लेकर घुटनों तक जैसे बिजली के झटके दौड़ गए। अगर अमन ने मेरी कमर पर हाथ न रखा होता तो मैं घुटनों के बल नीचे गिर जाती। और धत तेरे की अवनी, अभी नहीं। मैंने खुद को वापस होश में लाने के लिए अपने गले के थूक को निगला ताकि जो कुछ भी होने वाला था मैं खुद को पूरी तरह उन्हें उसमें सौंप सकूं। लेकिन तभी उसने मुझे पलक झपकते ही फर्श से ऊपर उठा लिया और किचन के काउंटर पर बिठा दिया। जब मेरी आंखें खुली तो अमन का चेहरा मेरे चेहरे से महज कुछ इंच ही दूरी पर था और उसके दोनों हाथ मेरे अगल बगल काउंटर पर टिके हुए थे। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें पता है ना ये बात? वो फुसफुसाया। हाँ, कभी कभार सुनने को मिल ही जाता है, मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा। अब तुम्हें ये और भी अक्सर सुनने को मिलेगा। वो वैसे ही खड़ा रहा, मेरे चेहरे को निहारता हुआ, जबकि मैं उसके चेहरे को देख नहीं पा रही थी। मुझे शर्म आ रही थी। उसके घुंघराले बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। उसकी वो जादुई भूरी आंखें मेरी आंखों में ही टिकी थी। मैं साइड साइड से देख रही थी। मैं सोचने लगी कि कैसा लगेगा अगर मैं अपनी उंगलियां उसकी जॉ लाइन पर रखूं और उसके बालों पर और उसके कंधों पर और चलो ठीक है। वो बिना किसी चेतावनी के एकदम से सीधा खड़ा हो गया। अंडे और फ्रेंच टोस्ट चलेंगे? मैंने थूक निगला और हाँ में सिर हिला दिया। अभी हाजिर होते हैं। वो कैबिनेट के दराज और फ्रिज खोलने लगा और बाकी चीज़ों के साथ साथ अंडे, दूध, चीज़ और ब्रेड सलीके से लगाने लगा। उसकी मदद करो अवनी। शायद मुझे काउंटर से नीचे कूदना चाहिए था और चीज़ें काटने या तैयारी करने में उसकी मदद करनी चाहिए थी, पर मेरे हाथ पैरों ने जैसे जवाब ही दे दिया था। एक बेहद हॉट और सपनों जैसा लड़का मेरे किचन में इस आलस भरे थर्सडे की सुबह मेरे लिए नाश्ता बना रहा था। यह सब सच नहीं हो सकता था। तो तुम्हारी क्या कमजोरी है? मैंने किचन की तरफ देखते हुए पूछा। अमन ने फ्रिज के आधे खुले दरवाजे के पीछे से झांकते हुए पूछा, जहां से वो पानी की बोतल निकाल रहा था। हम दोनों ने अभी अभी अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन नाश्तों में से एक ख़त्म किया था। फ्रेंच टोस्ट और मसाला ऑमलेट दोनों ही एकदम परफेक्ट बने थे। मैंने बिना कुछ बोले बस मन ही मन तारीफ करते हुए दोनों का एक बड़ा सा हिस्सा चट कर लिया था और खाते हुए मेरे मुंह से जो स्वाद भरी आवाज़ें निकल रही थी, और खैर छोड़ो कि वो कैसी थी। और अब आखिरकार मैंने उन सवालों को शब्दों में ढाल ही दिया था और जो पिछले कुछ हफ्तों से मेरे दिमाग में घूम रही थी। क्या तुम्हारे पैर का अंगूठा बहुत बड़ा है, या तुम्हें चौक खाने की कोई बीमारी है, या फिर तुम कोई कातिल हो? मैंने पूछा। तुम असल में पूछना क्या चाह रही हो? वो किचन के तौलिए से अपने हाथ सुखाते हुए हंस पड़ा और सोफे पर आराम से बैठ गया और मेरे लिए अपनी बगल वाली सीट को थपथपाया, मुझे अपने पास बुलाते हुए। मैं दबे कदमों से चलकर गई और अपने पैरों को हिप्स के नीचे मोड़कर उसका सामना करते हुए बैठ गई। क्या मैं कातिल हूँ? उसने अपनी आंखों में शरारत लिए सोचने का नाटक किया। क्यों, क्या तुम्हें ऐसे लड़के पसंद है? डिपेंड करता है, तुम्हें क्या पसंद है, हलाल या झटका? वो जोर से हंस पड़ा। वाह, मैं कभी अंदाजा नहीं लगा सकता कि तुम्हारे इस मुंह से कब क्या निकल जाए। वो लगातार हंसता रहा। ये एक बिल्कुल सही सवाल है, समझे? तुम अपने शिकार को कैसे मारते हो? फटाफट। मैं अपने शिकार को नाश्ता बनाकर उसमें जहर देने वाला टाइप लड़का हूँ। वैसे तुम्हें कैसा लग रहा है? थोड़ा सिर चकरा रहा है क्या? शायद। मैं दबी हंसी हंसी। चलो, फिर तो बढ़िया है। मैं जो भी करता हूँ उसमें मुझे काफ़ी एक्सपर्ट होना चाहिए। जब मैं लगातार उसे देख रही थी तो उसने मेरी टोटी को प्यार से खींचा। वैसे मुझे जानना है, तुमने ऐसा पूछा क्यों? उसका चेहरा थोड़ा सा सीरियस हो गया। बस इस इंतज़ार में हूँ कि कब तुम्हारी कोई बड़ी कमी या गड़बड़ सामने आ जाए। मैं समझा नहीं। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊँ। प्लीज़ कोशिश करो, क्या पता मैं समझ जाऊँ। तुम्हारे साथ होना किसी पब्लिक वॉशरूम में होने जैसा है। वाओ बेबी, जब मैंने तुमसे गंदी बातें करने के लिए कहा था तो मेरे दिमाग में ये तो बिल्कुल नहीं था, उसने मज़े लेते हुए कहा। नहीं, मेरा मतलब है ये बिल्कुल वैसा है जैसे जब आप किसी पब्लिक वॉशरूम में होते हो और आपने दरवाजे की कुंडी भी लगा दी होती है, लेकिन जैसे ही आप कपड़े उतार कर टॉयलेट सीट पर बैठते हो आपको डर लगने लगता है कि कोई अचानक दरवाज़ा तोड़कर अंदर ना आ जाए और आपको देख ना ले। मतलब मुझे पता है कि मैंने दरवाज़ा लॉक किया है और मैंने उसको 2 बार चेक भी कर लिया है, पर फिर भी मुझे डर रहता है कि कहीं बाहर खड़ी किसी अनजानी आंटी के सामने मेरी फजीहत ना हो जाए। समझ रहे हो ना? मैं सच में बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ तुम क्या कह रही हो। अरे, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने धीरे से कहा, कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता, तुम कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर होगी। मुझ में बहुत सी गड़बड़ियाँ हैं।
तो चलो मुझे कोई एक ऐसी बात बताओ जो तुम्हें खुद में पसंद ना हो। कुछ भी। चलो देखते हैं। पहली बात तो मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं मसूरी में रहने वाले अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए अक्सर वक्त नहीं निकाल पाता। मैं अभी चिल्लाकर कहने ही वाली थी कि ये भी कोई कमी हुई भला, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर मैं रुक गई। मैंने प्यार से पूछा, तुम्हें उनकी याद आती है हर दिन? हाँ, हर दिन। वो अपनी उंगलियों से मेरी उंगलियों को सहलाते हुए देख रहा था। धीरे से वो मेरे हाथ को अपने होठों के करीब ले गया। क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती? आती है, तुम्हारी ही तरह, हर दिन। शायद मैं अगले वीकेंड पुणे अपनी आजी से मिलने जाऊं। ओह, मुझे उनके बारे में बताओ चलो। बचपन से ही जब भी मैं दोस्तों या साथ पढ़ने वालों, कलीग्स या किसी से भी अपनी फैमिली लाइफ के बारे में बात करती थी तो हमेशा कंफ्यूज हो जाया करती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी को शब्दों में कैसे बयान करना है। मेरे पेरेंट्स अलग हो चुके थे, पर वो आपस में तमीज़ से पेश आते थे, और जहाँ तक मेरी बात थी, वो दोनों मिलकर अपनी जिम्मेदारियाँ उठाते थे। मैं अपने दोनों पेरेंट्स से दूर अपनी आजी के साथ रहती थी, और अब मैं खुद अकेले रहती हूँ। असल में वो क्यों वाले सवाल थे जिनका जवाब मेरे पास कभी नहीं था। मेरे पेरेंट्स अलग क्यों हुए? मैंने उन दोनों में से किसी एक के साथ भी रहने का फैसला क्यों नहीं किया? क्यों क्यों क्यों? वो मेरे लिए सब कुछ है। उन्होंने पुणे में अपने घर पर मुझे तब तक पाला जब तक कि मैंने आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई शिफ्ट होने का फैसला नहीं कर लिया। मुझे उनकी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। और तुम्हारे पेरेंट्स, क्या वो भी पुणे में ही हैं? नहीं, वो वहाँ नहीं है। मैं जानती थी कि वो इस जवाब से सेटिस्फाई नहीं था, पर उसने आगे और कुछ नहीं पूछा। मैं अमन को जितना भी थोड़ा बहुत जानती थी, उससे मुझे समझ आ गया था कि उसने भांप लिया है कि मैं इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहती। बाकी की दोपहर काफ़ी आलस भरे अंदाज में गुजरी। हमने पौधों में पानी डाला। मैंने उसे शांता ताई से मिलवाया, जिन्होंने अमन की दूसरी तरफ मुड़ते ही मुझे आंख मारी, और जो कि उनके स्वभाव के बिल्कुल अलग था, थम्स अप करके अपनी मंजूरी भी दे दी। हमने अलग अलग तरह के रोमांस नॉवेल्स के नोटी कवर्स देखे और अमन के फ़ोन में उसके डॉग्स की लाखों तस्वीरें देखी। मैंने अपनी इस थर्सडे की सुबह जैसी सोची थी, यह उससे बिल्कुल अलग गुजर रही थी। मेरा प्लान तो फ्रिज से पिछली रात का बचा हुआ चाइनीज़ खाना निकालकर खाने का था और पूरा दिन बिस्तर पर लेटकर पढ़ाई करने का था। जब मैंने अमन को बताया कि पिछले हफ्ते की छुट्टी हुई कुछ क्लासेस की पढ़ाई मुझे पूरी करनी है, तो मुझे आधी उम्मीद थी कि वो अब उठकर चला जाएगा, पर उसने ये कहकर मुझे चौंका दिया, ओह, तुम्हें वो बिल्कुल करना चाहिए। अगर इस बीच में यहीं रुककर तुम्हारा ये गंदा वाला नॉवल पढ़ूँ तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना? अरे नहीं, बिल्कुल पढ़ो, जो करना है करो। मैं मुस्कुराई और बेडरूम से अपना लैपटॉप लेने चली गई। मेरा दिमाग स्क्रीन पर खुले नोट्स पर ध्यान देने के आसपास भी नहीं था, और मैं अपनी राइट साइड फर्श वाले तकिए पर आराम से लेटे हुए अमन को बार बार चोरी छिपे देख रही थी, जो पढ़ाई में मगन था। वो काफ़ी रिलैक्स लग रहा था। मैंने सोचा कि बीच बीच में उसकी भौहें अचानक ऊपर खिंची जाती थी। मेरा अंदाज़ा था कि वो किताब के शुरुआती नॉन-वेज हिस्सों को पढ़ रहा था, पर उसके अलावा वो अपने आप में काफ़ी सुकून में दिख रहा था। अभी कुछ दिन पहले तक मेरे लिविंग रूम की सबसे अट्रैक्टिव चीज़ एक परफेक्ट क्रोसो, एक तरह की पेस्ट्री जो होती है, जिसे मार्टी ने बेक किया था, मैं उसके घर लेकर आई थी ताकि गोल्डन आवर में उसकी तस्वीरें खींच सकूं। और अब ये खूबसूरत इंसान मेरे कमरे में आराम से लेटा हुआ था, एक हाथ से उस अपना सिर संभाले हुए अपने उन मज़ेदार बाइसेप्स को फ्लॉन्ट कर रहा था, और दूसरे हाथ में मेरी पसंदीदा किताबों में से एक को थामे हुए था। मैं जितना ज़्यादा उसे देख रही थी, उतना ही अजीब और नया एहसास मेरे सीने को जकड़ता जा रहा था। मैं इसे ठीक से पहचान नहीं पा रही थी। मैं पहले भी 1-2 रिलेशनशिप्स में रह चुकी थी, पर अगर मैं सच कहूँ तो उनमें से किसी ने भी मुझे इस कदर अपनी तरफ नहीं खींचा था। वो रिश्ते बहुत छोटे थे। ऐसा लगता था जैसे मैं कोई फिल्म का शो देख रही हूँ और फिर अचानक बीच में ही उठकर चली आई। ऐसा लगता था जैसे मैं उन्हें एक धुंधले कांच के पार से देख रही हूँ। मैं ज़्यादातर चीज़ें डिटेल में देख तो सकती थी, पर मुझे पता था कि अगर मैं उन्हें छूने के लिए हाथ बढ़ाऊंगी तो मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, बस वो ठंडा कांच। मुझे पता था कि जो चीज़ें मेरे कंफर्ट जोन से बाहर होती थी, उनके आगे मैं अपनी दीवारों को बहुत ऊंचा कर लेती थी। मेरी ज़िंदगी में वो दीवारें बहुत कम लोगों के लिए नीचे हुई थी। आजी, रिया, माया और मार्टिन, उन लोगों में मेरे पास वो सब कुछ और हर कोई था जिसकी मुझे ज़रूरत थी। क्या मेरी ज़िंदगी में किसी एक और इंसान के लिए जगह थी? अमन इतने आराम से इसमें कैसे फिट हो गया? मैं इस लड़के के बारे में प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं जानती थी, जो मुझे ना जाने क्या क्या महसूस करा रहा था। काश मैं कह पाती कि वो वही है जिसकी मुझे तलाश थी, पर मैं ये भी जानती थी कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या तलाश कर रही हूँ। मैं एक बिल्कुल अनजानी जगह पर थी, और उसके साथ बिताया मेरा हर एक मिनट जितना खूबसूरत था उतना ही डरावना भी। मुझे अचानक लगा कि जैसे मैं किसी रोमांस नॉवल के अंदर जी रही हूँ, पर मेरे पास ये जानने के लिए कुछ चैप्टर आगे पलटने का ऑप्शन नहीं था कि एंड कैसा होगा।
अभी के हिसाब से तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर मुझे इस किताब का टाइटल नहीं पता और मैं इसके रिव्यूज़ भी चेक नहीं कर सकती कि ये सब करना फ़ायदे का सौदा है भी या नहीं। मैं तुम्हारे सोचने की आवाज़ सुन सकता हूँ। अमन ने बेचारों की मेरी इस उथल पुथल भरी ट्रेन को बीच में ही रोक दिया। उसने पक्का मुझे आधे खुले मुंह और खोई खोई आंखों के साथ कहीं और ही खोए हुए पकड़ लिया था। आहा, तो क्या सुना तुमने? मैंने अपना लैपटॉप बंद करते हुए अपनी कुर्सी पर घूमते हुए पूछा। वो सब जो कुछ तुम मेरी बिना कपड़ों वाली बॉडी के साथ करना चाहती हो। वो चेहरे पर एक मज़ेदार मुस्कान लिए बैठ गया और अपनी भुएं मटकाने लगा। ठीक है, आज के लिए रोमांस नॉवेल्स बहुत हो गए, मैंने कहा और उसके पास चल दी। मैं उसके हाथों से किताब छीनने के लिए नीचे झुकी और इससे पहले कि मेरा दिमाग कुछ कोई सोच समझ कर फैसला कर पाता, मैंने किताब ली, मुड़ी और सीधे उसकी गोद में बैठ गई। उसकी गोद में? अरे भाई, इस बच्चों के खेल वाली दुनिया में ये अभी अभी क्या हो गया था? क्या मैं अभी अभी सिर्फ इस बात को लेकर घबरा रही थी कि सब कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है? क्या मैं अभी अभी सिर्फ इस बात पर शक नहीं कर रही थी कि अमन कोई कातिल हो सकता है, या उससे भी बदतर कोई पिरामिड स्कीम बेचने वाला सेल्समैन? जैसे ही मेरे दिमाग ने ये बात समझी कि मेरे शरीर ने आखिर क्या कर दिया है, मैं एकदम अकड़ गई और सामने की तरफ ऐसे घूरने लगी जैसे मुझे बिजली का झटका लगा हो। मुझे तुरंत अपने पैरों पर खड़े हो जाना चाहिए था और इस पूरी हरकत का दोष अपने कमज़ोर घुटनों पर मर देना चाहिए था, पर मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। मैं महसूस कर सकती थी कि मेरी पीठ उसके सीने से सटी हुई थी। उसके दोनों हाथ मेरे अगल बगल हवा में ही रुके हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो भी उतना ही हैरान था जितना कि मैं। उसके पैर मेरे नीचे बिल्कुल जमे हुए थे और मेरा मन कर रहा था कि काश धरती फटे और मुझे अपने अंदर पूरा समा ले। मैंने थूक निगला, अपने होंठ भींचे और जो कोई भी मेरी बात सुन रहा हो उससे मन ही मन प्रार्थना करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान, शैतान, आत्माएं, ब्रह्मांड की शक्तियां, मार्क जुकबर्ग, जो भी हो। मेरी सांसें मेरी पसलियों के बीच ही अटक गई थी और मेरे माथे की नसें बस अब फटने ही वाली थी। मुझे उस सुबह जागने के अपने फैसले पर ही पछतावा हो रहा था। और तभी अमन ने अपनी दोनों बाहें मेरे चारों तरफ लपेट लिया, मुझे खींच कर अपने और करीब कर लिया। अमन, नींबू, पुदीना, आफ्टर शेव और पछतावा। उसके बालों से नींबू और पुदीने की महक आ रही थी। उसकी पीठ मुझसे सटी हुई थी। उसकी बॉडी एकदम सुन्न हो गई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसने बिना सोचे समझे बस भावनाओं में बहकर ही कदम उठाया था और उसे तुरंत ही इस बात का पछतावा हो रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी एकदम अकड़ गई थी और इससे पहले कि वो खुद को समझाकर मुझसे दूर भागती, मैंने अपनी बाहें उसके चारों तरफ लपेट ली और उसे अपने और करीब खींच लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो कितनी परफेक्टली मेरी बाहों में समा गई थी। मैं थोड़ा आगे झुका और अपनी ठुड्डी उसके बाएं कंधे पर रख दी। क्या तुम मेरा दिमाग पढ़ रही हो? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। क्यों? उसने थोड़ी उखड़ी हुई सांसों के साथ जवाब दिया। क्योंकि जब से आज सुबह मैं इस दरवाजे के अंदर आया हूँ, तब से मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरने के लिए तड़प रहा था। वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो गई। एक पल बीता और फिर दूसरा। वो चुप ही रही। मुझे तुरंत ही कुछ भी बोलने पर पछतावा होने लगा। शायद वो इस चीज़ को उस नज़रिए से नहीं देख रही थी जिस नज़रिए से मैं देख रहा था। मुझे अपना कोई सीक्रेट बताओ, उसने धीरे से कहा। कोई सीक्रेट? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। हाँ, कुछ भी जिससे मुझे यकीन हो सके कि तुम भगवान की सबसे पसंदीदा बच्चे यानी कि परफेक्ट नहीं हो। वो मेरी आंखों में देखने के लिए आधा पीछे मुड़ी और फिर नीचे देखने लगी। मुझे टमाटरों से नफरत है, मैंने कहा। ये गिनती में नहीं आता। मुझे कोई दूसरी बात बताओ। मुझे डॉल से मौत जैसा डर लगता है। ये भी काफ़ी नहीं है, कोई और। मैं शावर में ब्रिटनी स्पीयर्स के गाने गाता हूँ। अब आ रहा है ना मज़ा? वो चेहरे पर एक मज़ेदार मुस्कुराहट लाते हुए बोली। चलो एक और बताओ। तुम पूछ रहे हो कि जब उसने मुझसे सिर्फ एक सीक्रेट पूछा था तो मैं रुक क्यों नहीं रहा था? अरे, जिस लड़की के बारे में पिछले कुछ हफ्तों से जागते हुए हर एक मिनट सोच रहा था, वो इस वक्त मेरी गोद में बैठी थी, मेरी बाहों में सिमटी हुई। उसके बदन में गर्मियों की ताज़ा सुबह जैसी खुशबू आ रही थी और जब मैं उसकी बाहों पर उंगलियों से छोटे छोटे गोले बना रहा था तो उसकी स्किन मुझे बहुत सॉफ्ट महसूस हो रही थी। वो मुझसे मुंबई की सड़कों पर बिना कपड़ों के दौड़ने के लिए भी कह देती तो मैं बिना पलक झपकाए ऐसा कर देता। उस हिसाब से अपने शर्मिंदा करने वाले सीक्रेट्स शेयर करना तो बहुत ही आसान सौदा था। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तब से मैंने तुम्हारे बारे में सोचना एक पल के लिए भी बंद नहीं किया है, मैंने धीरे से कहा। ये कोई सीक्रेट नहीं है। तुमने अपनी उस साफ साफ फ्लर्टिंग और इन कातिलाना आंखों से ये बात पहले ही साफ कर दी है। वो मेरा सामना करने के लिए फिर से थोड़ा सा घूमी। मैंने उसके नाक पर छोटे छोटे तिल नोटिस किए जो मुझसे पहले छूट गए थे। उसके गाल कुछ देर पहले के मुकाबले थोड़े ज़्यादा गुलाबी लग रहे थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे मेरी आंखों में झांक रही थी। मुझे कुछ ऐसा बताओ जो तुमने आज तक भी किसी को ना बताया हो, उसने कहा।
उसकी नज़रें नीचे झुककर मेरे होंठों पर आईं और फिर वापस मेरी आंखों पर टिक गईं। मुझे आज तक कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। वो मेरी बाहों में बिल्कुल सुन्न हो गई। उसकी मुस्कान थोड़ी सी फीकी पड़ गई, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो इस जवाब की उम्मीद नहीं कर रही थी। उसने एक ठंडी सांस छोड़ी और कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले। अभी तक? इससे पहले कि उसके मुंह से एक भी शब्द निकलता, मैंने तुरंत बात पूरी की। उसकी नज़रों में कुछ बदल गया था। उसके कुछ बोलने से पहले हम पक्का कुछ सेकंड्स के लिए यूं ही बैठे रहे होंगे। मुझे एक और सीक्रेट बताओ। मैं अब तुम्हें किस करने जा रहा हूँ, मैंने कहा। लेकिन ये कोई सीक्रेट नहीं है। मेरी आवाज़ में एक भारीपन था। क्यों? उसने थूक निकलते हुए पूछा। क्योंकि मैंने अपने हाथ में उसका चेहरा थाम लिया और अब उसने अपना पूरा शरीर मेरी तरफ घुमा लिया। मैंने धीरे से उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा पकड़ा और उसके चेहरे को अपने और करीब खींचा। ये बात तुम पहले ही से ही जानती थी। और अगले ही पल मेरे होंठ उसके होंठों पर थे। अवनी, ये लड़का पागल है। जैसे ही मैंने अपनी उंगली अमन के बालों में फेरनी शुरू की, मैं उसके आफ्टर शेव की खुशबू में पूरी तरह खो गई। मैंने अपने दिमाग में इस पल की हज़ारों बार रिहर्सल की थी, बस एक छोटे से सेकंड के लिए। वो मेरी आंखों में देखने के लिए थोड़ा पीछे हटा और फिर अगले ही पल उसके होंठ दोबारा मेरे होंठों पर थे। इस बार वो बहुत प्यार से, पूरी तरह शिद्दत के साथ मुझे किस कर रहा था। जैसे ही उसका हाथ नीचे मेरी कमर पर गया, मेरे होंठों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। तुम्हें गुदगुदी होती है? वो धीरे से बुदबुदाया, जैसे वो मुझसे पूछ नहीं रहा था बल्कि खुद ही कोई नोट बना रहा हो। धीरे धीरे उसने अपना दूसरा हाथ भी मेरी कमर पर सरकाया और मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। रुको, मैंने गुदगुदी रोकने के लिए छटपटाते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर कहा। वो रुका, पर सिर्फ एक सेकंड के लिए, और फिर से वहीं करने लगा। अमन प्लीज़। मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। रुको। मैं उसकी गोद में ही इधर उधर मचलने लगी। मैं कुछ भी करूँगी, प्लीज़, मैं चिल्लाई। वो रुका। कुछ भी? उसने अपनी एक भौं उठाकर पूछा। हाँ। जब वो रुका तो मैंने बीच बीच में हंसते हुए कुछ गहरी सांसें ली। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, उसने कहा। ये शब्द उसकी ज़ुबान से इतनी आसानी से निकले जैसे वो काफ़ी वक्त से वहीं टिके हुए थे। वो बिल्कुल सीधा बैठ गया और मेरे बालों की तरफ लट को मेरे कान के पीछे समेटा। उसकी आंखें पूरी शिद्दत से मेरी आंखों में झांक रही थी और वो अपनी उंगलियों के पोरों को प्यार से मेरे गाल पर फेर रहा था। और लो, बात वहीं आ गई जिसकी मुझे आशंका थी। वो गड़बड़ सामने आ ही गई थी। ये लड़का पागल था, डिल्यूजनल का शिकार था, जिसका दिमाग ठिकाने पर नहीं था। क्या इसे दिखाई नहीं दे रहा था कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है? हम एक दूसरे को महज 2 हफ्तों से जानते थे और ये चाहता था कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया था। मुझे अपने सीने में एक अजीब सी जकड़न महसूस होने लगी। ये बेवकूफ़ी थी, ये बिल्कुल सही नहीं था। रिश्ते बस ऐसे ही शुरू नहीं हो जाते। अचानक से एक झटके में, बिना अतीत या भविष्य के बारे में सोचे। क्या उसने अभी तक ये भी पता लगा लिया था कि उसे मुझ में क्या पसंद नहीं है? मुझ में ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जिन्हें नापसंद किया जा सकता था। वो भला कैसे चाह सकता था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनूं? और प्यार का क्या? मैं बस उसे घूरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी, और मैंने काफ़ी लंबे और अजीब समय तक उसे घूरा। और उसके बाद मैंने वो एक काम कर दिया जिससे मुझे हर हाल में बचना चाहिए था, खासकर तब जब मुझे ये बयां करने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिल रहे थे कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मैं उठी और वहाँ से चली गई। अमन, अधूरा रोमांस और अलविदा। ठीक है, ये अभी अभी क्या हुआ? एक पल पहले मैं उसे किस कर रहा था और अगले ही पल मैं फर्श वाले तकिए पर एक अजीब सी अधूरी सी चाहत के साथ अकेला बैठा था, यानी कि हाफ वोनर। क्या वो बस यूं ही उठी और चली गई? यहाँ ऐसी कौन सी बात थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी? जब आखिरकार मैंने अपने विचारों पर थोड़ा काबू पाया तो मैं धीरे से खड़ा हुआ और उसके पीछे पीछे गया। तो फिर मैं इसे एक ना समझूं, मैंने कहा। ये शब्द मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा रूखे और तीखे निकल गए। मैं ठीक ठीक समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, पर जो भी था अच्छा नहीं था। मेरे सीने में जो हल्की सी चुभन महसूस हो रही थी उसे जुटलाया नहीं जा सकता था। क्या? उसने कहा, जो अब अपने किचन में लगातार चक्कर काट रही थी। कोई बात नहीं अवनी, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। मैंने अपनी हद पार कर दी है, मुझे माफ़ कर दो। वो रुकी और उसने मुझे देखा। शायद ये बहुत जल्दी था, पर मुझे अपनी फीलिंग्स उसे बताने का कोई पछतावा नहीं था। भगवान जानता है कि जिस दिन मैंने उसे बुक स्टोर में कदम रखते देखा था, मैं उसी दिन उसके प्यार में पड़ गया था। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी फीलिंग्स को कभी छुपाया भी नहीं था। तो फिर अचानक ये दूरी क्यों? क्या कोई ऐसी बात थी जो मैं नहीं जानता था, या कोई ऐसा इंसान था जिसके बारे में मुझे नहीं पता था? मुझे वापस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, मैं तुम्हें कॉल करूं, उसने कहा। उसका दिमाग साफ तौर पर कहीं और ही था। जब अपने विचारों को बयां करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं बचे तो मैं उस टेबल की तरफ गया जहां मैंने अपनी कार की चाबियां रखी थी। उन्हें उठाया, वापस उसके पास आया, उसके सिर पर एक प्यार भरा किस किया और कहा, ठीक है। और फिर मैं दरवाजे से बाहर निकल गया। अवनी,
शायद जो हुआ वही सबसे अच्छा है, मुझे ऐसा ही लगता है। अमन के जाने के बाद मैं पक्का काफ़ी देर तक अपनी जगह पर बिल्कुल सुन खड़ी रही होंगी। मेरा दिमाग अब बिल्कुल चिढ़ाने वाली हद तक शांत हो चुका था, क्योंकि मैं एक परफेक्ट पल को पूरी तरह बर्बाद कर चुकी थी। वाह जीनियस, तुम असल में कहाँ भाग कर जाना चाहती थी अवनी? मैं अपने ही घर में थी, एक छोटा सा 1 BHK फ्लैट जिसमें बालकनी के नाम पर बस एक छोटा सा कोना था। वो इतना छोटा था कि अगर मैं अपने लिविंग रूम की दीवार पर थोड़ी देर तक ड्रिल मशीन चला दूँ तो मुझे मात्रे काका को भी उनके लिविंग रूम में टांगने के लिए एक पेंटिंग गिफ्ट करनी पड़ जाएगी। शायद मुझे अमन के पीछे जाना चाहिए, उसे वापस आने के लिए कहना चाहिए, पर मैंने सही काम ही तो किया था, है ना? ये बिल्कुल सही था कि मैं उसे और आगे झूठी उम्मीद ना दूं जितनी शायद मैं पहले ही दे चुकी थी। मेरे दिमाग की आवाज़ ने चैन की सांस ली, जैसे उसे तसल्ली मिल गई हो कि अब अमन के बारे में इन उथल पुथल भरे विचारों को हमेशा के लिए शांत किया जा सकता था, क्योंकि अब सब खत्म हो चुका था। पर मेरे अंदर एक और आवाज़ भी थी जिसने अब सिसकना शुरू कर दिया था, जैसे उसका दिल अभी से टूट गया हो, जैसे उसने किसी ऐसी चीज़ को हाथ से जाने दिया हो जो बहुत जादुई हो सकती थी। मैं अपनी सेफ्टी की दीवारों को इतना गिराकर इन सब में आगे बढ़ने के बारे में सोच भी कैसे रही थी? मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। मैं बस खुद को संभाल रही थी, जैसा कि मैं हमेशा से करती आई थी। हर किसी का दिल कभी ना कभी किसी ना किसी पर आ ही जाता है, खासकर तब जब वो सामने वाला इंसान अमन हो। मैंने महसूस किया कि मेरी आंखों के कोनों में आंसू तैर रहे थे और मैंने अपनी आंखें ज़बरदस्ती बंद कर ली। बात का पतंगड़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने गहरी सांस ली और उसे बाहर छोड़ा और यही प्रक्रिया कुछ बार और दोहराई। मैंने उस दिन घर पर ही रहने का फैसला किया था, पर मैं जानती थी कि घर पर रुकने का मतलब होगा सुबह की घटनाओं पर और ज़्यादा शक और पछतावे के पल। मैंने अपनी घबराहट को शांत करने के लिए तुरंत एक ठंडे पानी से शावर लिया, एक टी-शर्ट और लेगिंग्स पहनी और बुक स्टोर की तरफ चल दी। रास्ते में मैंने अपने ग्रुप चैट के मैसेजेस करके लड़कियों को बता दिया कि मैं अगले 1-2 घंटे बुक स्टोर पर ही टाइम स्पेंड करूंगी और उनसे पूछा कि क्या वो मेरे साथ कॉफ़ी पीने आना चाहती हैं। माया का जवाब आया कि वो 30 मिनट में मुझसे वहीं मिलेगी और रिया ने टेक्स्ट किया कि वो किसी काम से बाहर निकली है और 20 मिनट में वापस आ जाएगी। जब मैं अंदर गई तो मार्टिन कॉफ़ी काउंटर के पीछे अपनी उसी जानी पहचानी जगह पर था और उसकी नाक बारी बारी एक किताब और कॉफ़ी के एक बड़े मग में डूब रही थी। मैं उसके सामने रखे बार स्टूल पर भारी मन से बैठ गई। उसने ऊपर देखा और फिर वापस अपनी किताब की तरफ देखने लगा। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुमने आज छुट्टी नहीं ली थी? मैंने खंदे उचकाए, पर मेरा अकेले घर पर रहने का मन नहीं कर रहा था, और वैसे भी मेरा तुम्हारा बनाया हुआ एक्लेयर खाने का बहुत मन कर रहा था। बेब, मेरी क्लेयर तुम्हारी पहुंच से बाहर है। वो उन हॉट अजनबियों के लिए रिजर्व है जो एक बार साथ सोने के बाद मुझे कभी दोबारा कॉल ना करने का वादा करते हैं। उसने आंख मारी। छी। मैं अपने लिए एक कप कॉफ़ी निकालने के लिए स्टूल से नीचे कूदी। क्या सब ठीक है? तुम थोड़ी अजीब सी, थोड़ी ऑफ लग रही हो। वाओ, थैंक्स मार्टिन। मेरी छुट्टी वाले दिन तुम्हारे सामने एकदम टिप टॉप ना दिखने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, मैंने चढ़कर कहा। इससे पहले कि मैं इस बारे में कुछ सोच पाती, यह बात मेरे मुंह से अचानक ही निकल गई। ये इतना नखरा और गुस्सा किस बात का है भाई? मैंने अपना सिर झटका और अपने मग में भर रही कॉफ़ी को घूरने लगी। मार्टिन को कदम आगे बढ़ाता देख और अब वो कॉफ़ी मशीन और मेरे बीच में आकर खड़ा हो गया। बोल भी कमीनी, उसने कहा, पर इस बार उसका लहजा पहले से थोड़ा सा नरम था। कुछ नहीं है, मैंने जवाब दिया और अपनी आवाज़ को लड़खड़ाने से रोकने की पूरी कोशिश की। तुम्हें एक और कॉफ़ी चाहिए? अवनी, मार्टिन ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। बोलो, क्या बात है? कुछ नहीं, जैसा कि मैंने कहा। क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड यानी कि अमन के साथ सब ठीक है? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है मार्टिन, सच में। शांत रहो, हर चीज़ कोई मजाक नहीं होती है। इस बार मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ थी, हालांकि मुझे खुद भी ठीक से नहीं पता था कि मुझे आखिर गुस्सा किस बात पर आ रहा था। मैंने अपना कॉफ़ी का मग उठाया और खिड़की के पास वाली सीट की तरफ चली गई। मैं जानती थी कि मैं मार्टिन के साथ ठीक नहीं कर रही थी, वो तो बस मेरा हाल चाल पूछ रहा था। मैंने नीचे अपनी कॉफ़ी की तरफ देखा और मन ही मन खुद को कोसा। आखिर मुझे हो क्या गया था? मैंने कुछ और गहरी सांसें ली, फिर उठी और वापस मार्टिन के पास गई जो अभी कॉफ़ी काउंटर के पीछे खड़ा था। सॉरी, मेरी सुबह थोड़ी अजीब गुजरी थी, मैंने कहा। मेरा मतलब तुम्हें इस तरह झड़कने का नहीं था। वो तो दिख ही रहा है, पर हुआ क्या है आखिर? मैंने अमन को किस किया। तो फिर जब तुम दोनों साथ सोगे तो तुम इस पूरे स्टोर को ही आग लगा दोगी। मुझे उस बात का इंतज़ार रहेगा। उसने अपनी आंखें मटकाई। और वैसे इसमें अजीब क्या था? कुछ अजीब नहीं था। मैंने एक ठंडी सांस ली। मार्टिन की भौहें सिकुड़ गईं और उसने उलझन में अपना सिर टेढ़ा किया, जैसे मैं उसे चीनी भाषा में बात कर रही हूँ। क्या तुम किसी नशे में हो? उसने पूछा, और उसकी आवाज़ में सचमुच चिंता दिख रही थी। तुमने उस बेहद हॉट और हैंडसम लड़के को किस किया और वहाँ से मुंह फुलाकर ऐसा बकवास सा एटीट्यूड लेकर वापस आई हो? मैंने मार्टिन की तरफ देखा। क्या किस खराब था? उसने पूछा। बिल्कुल नहीं, वो एकदम परफेक्ट था, बल्कि मेरी सोच से भी कहीं बढ़कर। अजीब तो वो था जो उसके बाद हुआ।
दरवाजे पर लगी घंटी बजी और माया अंदर आ गई। क्या गड़बड़ है? तुम दोनों के चेहरे ऐसे क्यों बने हैं जैसे तुम दोनों ने कीड़े खा लिए हों? उसने मेरी सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अवनी ने अमन को किस किया और फिर यहाँ खराब मूड और एकदम रंग में भंग डालने वाला वाइब लेकर आ गई है। मैं बस यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर गड़बड़ क्या है, मार्टिन ने कहा। तुमने उसे किस किया? स्टोर के एंट्रेंस से रिया चिल्लाई। उसने फर्श पर किसी चीज़ का एक बड़ा भूरा डिब्बा रखा और भागती हुई हमारे पास आई। सच में रिया, थोड़ा माहौल तो देखो, आसपास तो देखो। माया ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास वाली कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर किया। वो मेरी तरफ मुड़ी। हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हैं। हम मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। हमसे बात करो, हुआ क्या? ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हो गया है। मैंने फिर से एक ठंडी सांस ली। बस हमें शुरू से बताओ कि तुम्हारी सुबह कैसी गुजरी, माया ने शांत होकर कहा। मैंने उन्हें सब बता दिया, मैसेजेस के बारे में, नाश्ते के बारे में, उसके बाद हुई बातचीत के बारे में भी, गोद में बैठने के बारे में भी, किस करने के बारे में भी, और उस जी वर्ड यानी कि गर्लफ्रेंड वाले सारे वाक्य के बारे में भी। अगर दुनिया में कोई ऐसा ग्रुप था जो मुझे सबसे बेहतर जानता था तो वो यही था। इसके बाद मुझे कहानी ख़त्म करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उन सब ने एक साथ अपनी सांसें ऊपर खींची और उफ किया। प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम वहीं रुकी रही। प्लीज़ 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 मुझसे कहो कि तुमने उससे बात की और जैसे कि तुमने गर्लफ्रेंड सुना तुम वहाँ से भागी नहीं, वहाँ से खड़ी नहीं हुई। प्लीज़ प्लीज़ मुझे कहो कि यही सब हुआ है। माया ने अपनी आंखें बंद करके कहा, जैसे वो पहले से ही जवाब जानती थी, पर मन ही मन दुआ कर रही थी कि काश ऐसा ना हुआ हो। मैं वहाँ से चली आई और फिर उससे कहा कि मैं उसे कॉल करूँगी, और अब मुझे अपने मुंह से निकले एक एक शब्द पर नए सिरे से पछतावा हो रहा है। तुमने उस लड़के को भगा दिया जिसके पीछे तुम पिछले कुछ हफ्तों से दीवाना वार घूम रही थी, वो भी उसके साथ दुनिया का सबसे बेहतरीन और रोंगटे खड़े कर देने वाला किसी शेयर कर देने वाले के साथ? रिया चिल्लाई। क्या तुम भूल गई कि वो दिखता कैसा है? रिया, मैंने बोलना शुरू किया, क्या तुम पागल हो? मेरा असल में यही तो पॉइंट है। ठीक है, मैं पलटकर बैठ गई और जवाब दिया। क्या सिर्फ यही एक चीज़ मायने रखती है? वो कितना अच्छा दिखता है, वो कैसे हर बात को और हर काम को बिल्कुल परफेक्टली करता है। हाँ, वो बहुत हैंडसम दिखता है। हाँ, वो केयरिंग है, चार्मिंग है, इज्जत देने वाला भी है और मज़ेदार भी है। हाँ, वो अपने काम को लेकर फोकस्ड है, कामयाब है और अपनी फैमिली के बहुत करीब है। उसके पास डॉग्स हैं और तो और वो उनमें से सबको इतना प्यार करता है कि जब उनमें से किसी एक को मधुमक्खी काट लेती है तो वो सब कुछ छोड़कर 1000 किलोमीटर दूर उड़कर चला जाता है। बस उसे सब कुछ बखूबी आता है और वो उसको बखूबी पता है कि कब क्या कहना है और कहाँ होना है, और वो मुझे बहुत सारी खुशियाँ भी देता है। कमीनी, तू यहाँ अपनी दलीलें देकर खुद का कोई फ़ायदा नहीं करवा रही है, बल्कि उसकी खूबियाँ गिनवाकर खुद को ही गलत साबित कर रही है, मार्टिन ने बिल्कुल शांत अंदाज में कहा। हाँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, रिया ने अपनी बात जोड़ी। मेरा पॉइंट ये है कि तुम लोगों को ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा ये सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा है। कोई इंसान हर चीज़ में परफेक्ट कैसे हो सकता है? वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लो, यही बात थी। और इसमें क्या प्रॉब्लम है भला? मार्टिन ने पूछा। क्योंकि यह सब सच नहीं लगता, मुझे भरोसा नहीं होता कि वो। लेकिन तुम अभी उस लड़के को ठीक से जानती ही कहाँ हो, माया ने कहा। तुम्हें कैसे पता कि वो परफेक्ट है? शायद जब तुम उसके साथ थोड़ा वक्त बिताओगी तब तुम्हें उसकी कमियों के बारे में पता चल जाएगा यार। हम पिछले 2 हफ्तों से जागते हुए हर एक मिनट एक दूसरे से बात कर रहे हैं और अभी तक उसमें कोई भी गड़बड़ी या अजीब बात नहीं दिखी है मुझे। मुझे कैसे पता चलेगा कि उसमें कोई कमी है भी या नहीं? मैंने पूछा। तो तुम चाहती हो कि उसमें कोई ना कोई कमी हो? मार्टिन ने पूछा। सीरियसली यानी, जो भी लड़के मुझ में इंटरेस्ट दिखाते हैं वो आखिर में या तो मेरा क्रेडिट कार्ड चुरा लेते हैं या मेरी कार पर स्क्रैच मार देते हैं, और तुम्हारे पास ये बेहद हॉट और चार्मिंग लड़का है जो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए पागल हुआ जा रहा है, और तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि उसमें कोई कमी क्यों नहीं है। मुझे यकीन ही नहीं होता, रिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझे पता है कि जब तुम लोग इस बात को ऐसे बोल रहे हो तो ये बहुत बेतुकी सी बात लग रही है, पर तुम लोग समझ नहीं रहे हो। मैंने काउंटर से अपना फ़ोन उठाया। मैं तुम लोगों से ये बात बाद में करूँगी, ये मैं तुम लोगों से बाद में मिलूँगी, ठीक है ना?
मैंने बिना पीछे मुड़े ही स्टोर से बाहर निकलने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए। मेरे सीने में एक अजीब सा डर अपने पैर पसार रहा था। मैंने उम्मीद की थी कि मेरे दोस्तों के साथ ये बातचीत कुछ अलग मोड़ लेगी। हाँ, वो अमन के बारे में सही थे, लेकिन वो अमन को मुझसे भी थोड़ा कम ही जानते थे। चीज़ें हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती थी। अमन जैसा लड़का यूं ही अचानक आपकी ज़िंदगी में आकर आपको अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए नहीं कह देता। वो कामयाब था, उम्र में बड़ा था और अपनी लाइफ में पूरी तरह सॉर्टेड था। वो एक लग्जरी पेंट हाउस में रहता था और पहाड़ों में उसका एक बड़ा सा बंगला भी था। और मैं बस एक स्टूडेंट थी जो अपनी चॉल या फ्लैट का किराया चुकाने के लिए एक बुक स्टोर में काम करती थी। और वो किराया भी मैं सिर्फ इसलिए दे पा रही थी क्योंकि आज ही की एक सहेली का एक घर यूं ही खाली पड़ा धूल खा रहा था और वो उसे कौड़ियों के भाव पर किराए पर देना चाहती थी, ताकि वो एक दिन बस यूं ही ढह ना जाए। अमन और मैं एक ही लीग के नहीं हैं। उसकी लाइफ की सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली सेटल थीं और मेरी लाइफ मेरी लाइफ तो पानी में तैरने वाले प्लास्टिक के बत्तख के खिलौनों जैसी बिखरी हुई थी। अगर वो हमारे साथ बिताए सिर्फ कुछ ही दिनों में मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार था, उन दिनों को सोच के बोल रहा है, तो क्या पता अगली बार जब हम डिनर पर जाएं तो वो मेरे सामने मखमली डिब्बे में अंगूठी लेकर खड़ा हो जाए। कौन जानता है। इसलिए जो हुआ वही सबसे अच्छा था, इससे पहले कि बात और ज़्यादा बिगड़े या डैमेज और ज़्यादा हो। शायद जो हुआ वो ठीक हुआ। 2 मई 2023। अमन। क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी थी? लगभग 2 हफ्ते पहले जब से मैं अवनी के अपार्टमेंट से बाहर निकला था, तब से मैंने ना तो उसे कोई टेक्स्ट मैसेज किया था और ना ही कॉल करने की कोशिश की थी। मुझे पहले खुद चीज़ों को समझना था, अपने दिमाग में इकट्ठा किए हुए विचारों के इस कबाड़ को साफ करना था। मैंने बहुत लंबे समय से ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था, तब से नहीं जब मैं 24 साल का था और मेरी 6 साल पुरानी गर्लफ्रेंड ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई थी और वहाँ सेट होते ही उसने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था। तब भी हमारे बीच कोई खास बातचीत नहीं हुई थी। अवनी के मामले में मेरी दिली ख्वाहिश थी कि हमारी बातचीत कुछ अलग तरीके से हुई होती, या कम से कम बात तो हुई होती। अचानक उसका इस तरह पीछे हट जाना और उसका वो रिएक्शन इशारा कर रहा था कि मैंने उसकी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बात थी। शायद मुझे थोड़ा और संभल कर चलना चाहिए था, चीज़ों को थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी फैमिली या अपने काम के अलावा किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान के साथ इस हद तक जुड़ जाऊंगा। मैंने खुद को एक बेहद रियलिस्टिक और साफ सोच रखने वाला इंसान बनने की ट्रेनिंग दी थी, जब तक कि अपनी मेरी ज़िंदगी में नहीं आई थी और उसने मेरे अपने बारे में सारे अंदाज़ों को बदल कर रख दिया। अवनी महज कोई एक ऐसी लड़की नहीं थी जिसने अपनी एक्सप्रेसिव आँखों, घने भूरे बालों और अपनी प्यारी सी हँसी से मेरा ध्यान खींचा हो। वो तो एक ऐसा सुकून थी जो मेरी इस बेहद व्यस्त और काम के इर्द-गिर्द घूमने वाली ज़िंदगी में बड़े आराम से घुल-मिल सी गई थी। वो मेरा ध्यान भटकाने वाली कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि वो मेरा इस उस हद से ज़्यादा अनुशासित और काम में डूबी रहने वाली रूटीन लाइफ का एक खूबसूरत सा बैलेंस बन चुकी थी। उसने मेरी ज़िंदगी के भारीपन को हल्का कर दिया था और उसे खुशियाँ और रोमांच और एक अजूबे से भर दिया था। और उसके साथ होने से मुझे अपनी ज़िंदगी के हर एक क्यों का जवाब मिल गया था। अचानक मुझे समझ आ गया था कि मैं हर दिन पागलों की तरह काम क्यों करता था, क्योंकि उससे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा था ही नहीं जो मेरा ध्यान काम से हटा सके या मुझे किसी और चीज़ में खुशी दे सके। अवनी से पहले मैं कभी किसी ऐसी लड़की से नहीं मिला था जिससे मैं बेइंतहा लाड प्यार देना चाहता था, जिसके नखरे उठाना चाहता था, जिसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। अपने परिवार में सबसे छोटा होने की वजह से मैं हमेशा से खुद लाड प्यार पाकर बड़ा हुआ था, और अब मैं किसी ऐसी लड़की से मिला था जिसे मैं हर मुश्किल घड़ी में अपनी बाहों के घेरे में सुरक्षित और महफूज रखना चाहता था। मुझे समझ आ गया था कि अब मेरे कदमों में एक अजीब सी फुर्ती क्यों रहती थी, खासकर तब जब मुझे पता होता था कि यह कदम मुझे उसी की तरफ ले जा रहे थे, क्योंकि मैं उसके साथ एक बहुत लंबा सफ़र तय करने के लिए पूरी तरह तैयार था। मुझे समझ आ गया था कि मेरे बाकी के रिश्ते मुझे सिर्फ एक ज़बरदस्ती की कोशिश जैसे क्यों लगते थे, क्योंकि वो रिश्ते उसके साथ नहीं थे। तो फिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा था। मैं उठकर सीधा बैठ गया और दोनों हाथों से अपने फ़ोन को कसकर पकड़ लिया, पर मैं हिचकिचा गया। यह बेवकूफ़ी थी। मैं एक समझदार एडल्ट आदमी और अपनी कंपनी का सीईओ था। फैसले लेना ही तो मुझे सबसे बेहतरीन तरीके से आता था। मैं इससे बेहतर कर सकता था, मुझे इससे बेहतर पता था। यह सिचुएशन बहुत ही तेज़ी से बेचैनी और डेस्परेट की तरफ बढ़ रही थी। मैंने इस मामले में जॉगी को कॉल करके उसकी राय लेने के लिए बारे में सोचा, पर जब मैंने अपने दिमाग में होने वाली बातचीत की कल्पना की तो मैंने अपना इरादा बदल दिया। जोगी, तुम्हें अवनी याद है ना? मैंने उससे मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा और उसने एक तरह से मुझे अपने अपार्टमेंट से बाहर जाने के लिए कह दिया, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस बारे में क्या करूं। मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, इससे काम नहीं बनता। इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी के इस इकलौते इंसान को कॉल किया जो मुझे चीज़ों को अवनी के नज़रिए से देखने में मदद कर सकती थी। हाय बाबू। हाय माँ।
तुमने मुझे मंगलवार की दोपहर को कॉल किया है। मुझे बेहद खुशी है कि बुढ़ापे ने आपकी समय बताने की स्किल पर कोई असर नहीं डाला है, मैंने फ़ोन पर मुस्कुराते हुए कहा। और तुम ऑफिस में होकर मुझसे मजाक कर रहे हो। उनकी आवाज़ धीरे से थम गई। पर बुढ़ापे ने आपको सामने दिख रही साफ बात को दोहराने का फ़ैन ज़रूर बना दिया है, मैंने जवाब दिया और अपनी आवाज़ से उस उदासी को छिपाने की पूरी कोशिश की। तुमने क्या गड़बड़ की? आपको इतना यकीन कैसे है कि मेरी गलती है? मैंने थोड़ा सा बुरा मानने का नाटक करते हुए पर क्यूरियोसिटी के साथ पूछा। क्योंकि अगर तुमने मुझे पहले उसे कॉल किया होता तो तुम्हें पता चल चुका होता कि तुमने क्या गलती की है, और साफ तौर पर तुमने उससे बात नहीं की है, इसलिए तुम मेरे पास आए हो। मानना पड़ेगा माँ आपको तो। मैंने तो अभी तक अवनी का नाम भी नहीं लिया था। मैंने एक ठंडी सांस ली और अब तक की पूरी कहानी उन्हें सुना दी, जो कुछ भी हुआ था, जिसके बाद पूरे 20 मिनट तक माँ ने मुझे यह साबित करके दिखा दिया कि जो कुछ भी हुआ था वो आखिरकार मेरी ही गलती थी। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था और पूरी बात को लेकर बहुत जल्दीबाजी कर बैठा था। मेरा इस तरह सीधे रिश्ते में कूद पड़ना पूरी तरह ठीक नहीं था, जबकि छोटे छोटे कदमों की बदौलत ही तो मैं पहली बार उसे अपनी बाहों में ले पाया था। मैं थोड़ा रुककर धीरे धीरे आगे बढ़ सकता था और उससे बीच रास्ते पर मिल सकता था, बजाय इसके कि मैं उस दिन उस पर इतना दबाव बनाता, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर पूरी तरह पक्का था। और भले ही मैं पहली बार मिलने पर ही एक तरह से ये जान गया था कि वो मेरे लिए ही बनी है, पर किसी से भी सिर्फ 2 हफ्तों में कमिटमेंट की उम्मीद करना वाकई बहुत कम समय था। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैंने उसे डराकर दूर भगा दिया? क्या मुझे फिर से उसे बस जाने देना चाहिए? मैंने माँ से पूछा। ये फैसला तो तुम्हें ही करना है बेटा। पापा भी बातचीत के बीच में हमारे साथ जुड़ गए थे। वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे, खासकर तब जब बात गगन या मुझसे जुड़ी हो। हम तुम्हें यह नहीं बता सकते कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, पर उसके साथ रहने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, माँ ने कहा। लेकिन अगर तुम हर पहलू पर ठंडे दिमाग से सोचोगे और गौर करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा, चाहे वो जवाब तुम्हें पसंद आए या ना आए। माँ को इस बात के पूरे नंबर मिलने चाहिए कि उन्होंने बातचीत के पहले हिस्से में तो सब कुछ बिल्कुल साफ साफ समझाया और आखिर में आकर बात को एकदम रहस्यमयी और उलझा हुआ बना दिया। हालांकि मुझे मानना पड़ेगा कि अब मैं पहले से काफ़ी शांत महसूस कर रहा था। मैंने गहरी सांस ली तब तक जब तक कि मेरे गले और कंधों की वो अजीब सी जकड़न कम नहीं हो गई। मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। कॉल काटा, अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ टेक लगाई और एक और लंबी सांस छोड़ी और कुछ ख्यालों में गुम हो गया और सोचने लगा अवनी के बारे में। मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। मैंने अपना फ़ोन उठाया और टाइप करना शुरू किया। हे गॉर्जियस, मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। उस दिन अचानक तुम पर इस रिश्ते वाली बात का बोझ डालने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। शायद मैं भावनाओं में बहकर कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया था। फिर भी हमारे बीच कम से कम एक बातचीत तो होनी ही चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मैं तुम पर कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा। तुम जब भी बात करना चाहो मैं यहीं हूँ। तुम्हारी आवाज़ सुनने का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। बहुत वक्त हो गया है। मैंने सेंड बटन दबा दिया। जब मैं जवाब के इंतज़ार में अपने फ़ोन को घूर रहा था तो मेरा घुटना डेस्क के नीचे वाले हिस्से से बार बार टकरा रहा था। क्या मुझे कोई जवाब मिलने वाला था? मैंने खुद से कहा कि अगर जवाब नहीं भी आया तो भी कोई बात नहीं। किसी लड़की के पीछे दुनिया के आखिरी छोर तक भागना सुनने में भले ही कितना भी रोमांटिक लगे, क्योंकि सच्चा प्यार कभी ना कभी तो वापस आता ही है। और हो सकता है कि जो कुछ भी हमें फिल्मों में सिखाया जाता है, पर मेरी परवरिश ऐसे हुई थी कि अगर कोई महिला ना कहे तो उसकी इज्जत की जानी चाहिए। मेरे फ़ोन की घंटी बजी। अवनी, मेरे घर पर डिनर रात 9 बजे। मैं, स्वीट डिश मैं लेकर आऊँगा। मेरी माँ सचमुच कोई जादूगर थी, या शायद बात सिर्फ इतनी सी थी कि वो एक महिला थी, इसलिए महिला का नज़रिया बेहतर समझती थी। अच्छा जी, तो करते हैं इसी के साथ हमारे इस वाले एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म। और स्टोरी बहुत मज़े से आगे बढ़ रही है, धीरे 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 अपनी रफ्तार कर रही है। और यार ये क्या हुआ यार, अवनी ने एकदम से इतना ऐसे रिएक्ट क्यों किया? शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी अमन से इतनी जल्दी उसको प्रपोज कर देगा। बट अगर उसने किया था तो यार फिर वो भी तो कितना पागल हो गया था, उसके पीछे पड़ी हुई थी कि अमन अमन अमन, उसको चारों तरफ अमन नजर आ रहा था। और जब वाकई में अमन ने उसको प्रपोज कर ही दिया तो वो इस तरह से रिएक्ट किया। आई मीन मुझे लगता है कि इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई मिस्ट्री है जो वो छुपा रही है, या क्योंकि वो हो सकता है कि उसका कोई ट्रॉमा है, कुछ तो है। मतलब क्योंकि मैंने अभी नॉवल नहीं पढ़ा है, मैं भी आपके साथ ही पढ़ रही हूँ, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। और जी अमन यार ये कितना क्यूट बंदा है, और इसकी मम्मी और इसके पापा यार कितने सपोर्टिंग है। क्यों ना, अगर मतलब सबको इतने सपोर्टिंग पेरेंट्स मिल जाए अपनी लाइफ में तो यार मुझे लगता है कि लव मैरिजेस के तो रेशो हाई हो जाएंगे। मतलब बहुत, मतलब दुनिया में चलेगा सब जगह लव मैरिजेस ही हो रही हैं। लेकिन खैर जो भी है, मतलब मुझे अमन के पेरेंट्स काफ़ी कूल टाइप, एकदम जेंजी टाइप लग रहे हैं। और लेट्स सी यार, मुझे इस टाइम अवनी पर गुस्सा आ रहा है कि वो भाग क्यों गई है, और उसे खुद भी नहीं पता बेवकूफ़ को क्यों भागी है। लेकिन अमन जो है भाई आखिर तक कोशिश करेगा, और उसकी कोशिश कामयाब हो गई है।
चलिए देखते हैं, हो सकता है अपने को किसी चीज़ का खौफ आ रहा हो, किसी इनसिक्योरिटी का शिकार हो रही हो, बट लेट्स सी। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव मी अ लाइक। और हाँ, मुझे लगता है कि अब तक इस बुक के 100 पेजेस हो चुके हैं ओवरऑल, तो शायद 100 समथिंग ही रह गए हैं। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं नेक्स्ट बुक कौन सी वाली आपको पढ़कर सुनाऊँ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।